हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं एंटीबॉडीज की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एज अ रिवीजन आप कंसिडर कर सकते हैं अपने गेट एग्जाम के लिए, चाहे हम गेट बीटी की बात करें या फिर हम गेट एक्सेल की बात करें। ठीक है, क्योंकि ये जो है रिवीजन के फॉर्म में है, तो इसके जो नोट्स हैं वो आप डीबीटी, आईसीएमआर, सेट, सीएसआईआर, एनआईआई एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम में इसको एज अ रिवीजन फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट तरीके से जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतनी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंटीबॉडी की क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो अब एंटीबॉडीज तो आप लोग जानते हो क्या होते हैं, और एंटीबॉडीज की हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ते हैं जिसमें आ जाता है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। ठीक है, तो ये पांचों एंटीबॉडीज के बारे में हम इनके मेन पॉइंट्स को आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है, जिसमें एक पहले टेबल पे यानी पहले कॉलम पे मैंने प्रॉपर्टीज को बताया है, फिर आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ठीक है, तो चलो वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले की स्ट्रक्चर, तो देखिए जो भी एंटीबॉडीज होती है उसका इस तरीके से एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमको पता है, जो लाइट चेन और हैवी चेन से बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आईजीजी जो है वो मोनोमर होता है। मोनोमर मतलब कि ये पूरा एक मोनोमर में कंसिडर कर रही हूँ कि ये एक सिंगल यूनिट है, तो यानी जब एक यूनिट होगी, ओनली वन यूनिट होगी, तो मैं उसको मोनोमर बोलूंगी। लेकिन जब आईजीए की बात करेंगे तो वो डाइमर होगा। डाइमर का क्या मतलब है, ये जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी है ये कितनी डाइमर है। डाइमर मतलब एक इस तरीके से है और दूसरी ऐसे है, तो एक ये यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, तो इसमें दो यूनिट है इसलिए मैंने इसको बोला डाइमर। ठीक है, तो ये हो गया। आईजीएम पेंटामर होता है क्योंकि इसमें कितनी 5 यूनिट होती है। ठीक है, ये 2 यूनिट हो गई। आईजीडी में एक ही यूनिट का होता है और आईजीई भी एक ही यूनिट का होता है, इसलिए मैं इसको भी मोनोमर कहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हैवी चेन प्रेजेंट। कौन कौन सी हैवी चेन होती है, तो जो आईजीजी है उसमें गामा चेन होती है, आईजीए में अल्फा चेन होती है, आईजीएम में म्यू चेन होती है, आईजीडी में डेल्टा चेन होती है, आईजीई में एप्सिलॉन चेन होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कि ये कौन कौन सी चेन होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर वेट की रिगार्डिंग। ठीक है, तो आईजीजी जो है वो 150 किलो डाल्टन का है। ठीक है, आईजीए, आईजीए जो है वो आपका मोनोमर में भी हो सकता है और डाइमर फॉर्म में भी हो सकता है, यानी वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, मोनोमर और डाइमर दोनों ही फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर वो मोनोमर है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 150 किलो डाल्टन है। अगर वो इस तरीके से डाइमर बनाता है तो ये हो जाएगा 400 किलो डाल्टन। ठीक है, और इसमें डाइमर को जो एक चेन होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर आईजीएम का जो है वो 900 किलो डाल्टन होता है, आईजीडी का 150 किलो डाल्टन, आईजीई का 190 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, उसके बाद जब ये इन वीवो यानी इनसाइड द बॉडी होती है तो आईजीजी का जो है नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है कि कितने टाइम तक ये एंटीबॉडी अपने बनने के बाद रहेगी, तो वो होता है 23 डेज। इसके बाद ये आईजीजी जो है वो वहां से हट जाएगी यानी रिमूव हो जाएगी। आईजीजी का लाइफ स्पैन होता है, आईजीए का लाइफ स्पैन 6 डेज का होता है, आईजीएम का 5 डेज का होता है, आईजीडी का 3 डेज का होता है, और सबसे कम यानी आईजीई का होता है जो है 2.5 डेज। ठीक है, उसके बाद एपिटोप बाइंडिंग साइट कितनी होती है। देखिए एपिटोप बाइंडिंग साइट क्या होती है, जहां पर ये एंटीबॉडी है, तो जब ये एंटीबॉडी किसी एंटीजन से बाइंड होगी, ठीक है, तो वो जो साइट है उसको हम एपिटोप बाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, देखिए ये एक एंटीबॉडी है। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडी है इस यहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है, जैसे यहाँ पर एक एंटीजन बाइंड हो गया, यहाँ पर एक एंटीजन बाइंड हो गया, तो जो एंटीबॉडी होती है मोनोमर फॉर्म में है तो उसके पास दो बाइंडिंग साइड होती है, यानी दो एपिटोप साइड है, ये एपिटोप साइड से जहां पर एंटीजन बाइंड होगा।
तो क्योंकि IgG जो है ये मोनोमर के फॉर्म में, तो इसके पास 2 एपिटोप बाइंडिंग साइड है जिसको मैंने बाइवेलेंट बोल दिया, ठीक है। अब IgA आपको मालूम है कि ये मोस्टली डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और अगर ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ देखिए 1 2 3 और ये 4 बाइंडिंग साइड हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एपिटोप बाइंडिंग साइड जो है वो आपका IgA के लिए कितनी है, 4 हो गई, ठीक है। अब वैसे अगर ये 4 हो गई तो मैं इसको टेट्रावैलेंट बोल सकती हूँ। IgM पेंटामर है, तो पेंटामर है मतलब एक मोनोमर में अगर 2 बाइंडिंग साइड है तो पेंटामर में 10 होगा, तो इसके पास 10 सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइड IgM के पास होती है, ठीक है, एपिटोप से बाइंड करने का। फिर इसके पास 2 है क्योंकि ये मोनोमर है, और इसके पास भी 2 ही साइड है क्योंकि ये भी मोनोमर है, ठीक है। हिंज रीजन क्या होता है, देखिए हिंज रीजन जो है वो IgG में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी एंटीबॉडी है सब में हिंज रीजन होता है, नहीं, हिंज रीजन IgG, IgA और IgD में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन IgM में एब्सेंट होता है और IgE में भी एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंज रीजन किस एंटीबॉडी में नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एंटीबॉडी IgM और IgE है जिनमें हिंज रीजन नहीं होता है। हिंज रीजन नहीं होता जिसकी वजह से इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है, ठीक है, दोनों ही एंटीबॉडीज में, ओके। और यहाँ पर IgA के पास जो है वो एडिशनल J चेन होती है जो सिक्रीशन में हेल्प करती है, क्योंकि जो IgA एंटीबॉडी है वो मोस्टली कहाँ पाई जाती है, जहां पर कुछ सिक्रीशन वाला पार्ट हो, जैसे कि टीयर्स, सलाइवा, इन सब में, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी लोकेशन, कि अब ये एंटीबॉडीज का लोकेशन कहाँ है। तो देखिए IgG जो है वो आपको सीरम में मिल जाएगा, लिम्फ में मिल जाएगा, इन दोनों में ही आपको IgG अच्छा खासा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। IgA जो है वो मोस्टली सिक्रीशंस में पाया जाता है। कैसे सिक्रीशन हो सकता है, वो म्यूकस का सिक्रीशन हो, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाएगा, सलाइवा में होगा, टीयर्स में होगा, एंड कोलेस्ट्रॉम में, जो यानी कि बेबी होने के बाद जो सबसे पहले येलोइश मिल्क होता है ना, उसको कोलेस्ट्रॉम बोलता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारा सिक्रीशन में IgA एंटीबॉडी होता है। साथ ही साथ ये आपको सीरम में भी मिलेगा, लेकिन सीरम में इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी लो होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी IgA एंटीबॉडी सिक्रीशन में पाई जाती है, ठीक है। IgM आपको सीरम में मिल जाएगा, लिम्फ में मिल जाएगा, और बी सेल के रिसेप्टर, जो बी सेल होती है उसके सरफेस पे IgM अटैच रहता है, इसलिए इसको बी सेल रिसेप्टर के नाम पे भी जाना जाता है। और ये मोनोमर में प्रेजेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये कौन सी सेल है, बी सेल है, तो इसके सरफेस पे आपको IgM देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होगा, मोनोमर फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि IgM जो है वो पेंटामर है, यानी कि 5 मोनोमर्स यूनिट्स है, ठीक है। लेकिन जब ये रिसेप्टर में होगा तो ये मोनोमर फॉर्म में यानी सिंगल फॉर्म में होगा, और जब ये रिसेप्टर से निकल के सीरम या लिम्फ में आ जाएगा तो इसके पास 5 यूनिट आ जाएगी, यानी कि 5 पेंटामर्स बना लेगा, ठीक है। IgD जो है वो आपको सीरम और लिम्फ में मिलेगा। IgE आपको ज्यादातर बेसोफिल सेल्स जो होते हैं उनके सरफेस पे बाउंड होके मिलेंगे, ठीक है। एंटर सिक्रीशन का क्या मतलब है कि कौन कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीशन में रोल प्ले करती है, यानी सिक्रीशन में पाई जाती है। तो देखिए IgG भी है, उसका बहुत ही कम अमाउंट सिक्रीशन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट IgA का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया कि IgA सिक्रीशन में कितना सारा पाया जाता है, बाकी कोई भी एंटीबॉडी सिक्रीशन में नहीं है, ठीक है। एग्लूटिनेट पार्टिकल का मतलब क्या है कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडी उससे बाइंड होकर उसको रिमूव कर देती है, तो वो एक प्रोसेस होती है एग्लूटिनेशन की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन रोल प्ले करता है, ये होता है IgG होता है, IgA होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस प्रोसेस को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करती है वो होता है IgM, और इसका रीजन ये है क्योंकि ये पेंटामर है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से एंटीजन से ये बाइंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी ये दोनों एंटीबॉडीज नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंड्यूसेस मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स फॉर डीग्रेनुलेशन, यानी एलर्जिक रिएक्शन कौन सी एंटीबॉडी करवाती है, तो वो होती है IgD
एंड IgE एंटीबॉडी, ठीक है। तो यानी कि D और E एंटीबॉडी जो है वो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स का डीग्रेनुलेशन करवा के एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे कौन एक्टिवेट करवाता है। तो इस पाथवे में IgG इन्वॉल्व होता है और IgM इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये दोनों ही एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करवा सकती हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मैनर में काम करती है वो होती है IgM। और अगेन इसका रीजन ये है कि ये पेंटामर है, ठीक है, इसलिए। दूसरा है कि एडिशनल प्रोटीन सब यूनिट किस एंटीबॉडी के पास होती है। तो देखिए IgA जो है उसके पास J चेन और S चेन होता है, ठीक है। और IgM के पास सिर्फ J चेन होता है, बाकी किसी के पास कोई एडिशनल प्रोटीन का सब यूनिट नहीं है। अब ऐसी एंटीबॉडी जो आपका प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है, तो वो होती है सिर्फ IgG एंटीबॉडी, ठीक है। IgG में भी हम IgG1, G2, G3 एंड G4 पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद बेंड्स ऑन SDS, मतलब जब आप इन एंटीबॉडी को SDS पेज में रन करोगे तो IgG आपको 2 बैंड देगा, IgA आपको 4 बैंड्स देगा, IgM आपको 3 बैंड्स देगा, IgD आपको 2 बैंड्स देगा एंड IgE अगेन आपको 2 बैंड्स देगा, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं कि कैसे ये पॉसिबल कैसे है। कि देखिए आपको मालूम है कि इस तरीके से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक मोनोमर यूनिट है, ठीक है। सपोज करिए कि ये IgG है, ठीक है। तो अब इसके पास ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, ये एक हैवी चेन और एक हैवी चेन। तो जब इसको हम जेल पे रन करेंगे ना, तो जब जेल पे आप रन करोगे, यहाँ पर आप अपना एंटीबॉडी का सैंपल्स डालोगे, तो आपको इस तरीके से 2 बैंड मिलेंगे। ये नीचे वाला बैंड होगा आपका हैवी चेन के लिए और ये ऊपर वाला बैंड होगा आपका लाइट चेन के लिए, ठीक है। अब आपको तो मालूम है कि यहाँ तो हैवी चेन 2 है, तो 2 बैंड आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चेन हैवी चेन है। तो यहाँ पे 2 बैंड है, पर दोनों बैंड ओवरलैप हो गए, जिसकी वजह से ये आपको एक बैंड की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी दोनों ही बैंड है लाइट चेन के, पर ओवरलैपिंग की वजह से वो सिंगल मिल रहे हैं। तो जब आप इस जेल को देखोगे तो आपको इस तरीके से 2 बैंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई IgG की कहानी। पर IgA में हमको 4 बैंड्स क्यों मिल रहे हैं। देखिए IgA में भी आपको एक ये बैंड मिलेगा, एक ये बैंड मिलेगा, बट इसके अलावा आपको मैंने बताया कि इसके पास एक J चेन है और एक S चेन है, तो इन दोनों के भी बैंड्स मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए 4। IgM के ये बैंड मिलेगा, ये बैंड मिलेगा, ठीक है। अब 5 है, लेकिन पांचों के पांचों लाइट चेन इधर आ जाएंगे, पांचों के पांचों हैवी चेन इधर आ जाएंगे, तो वो 2 ही बैंड आपको मिलेंगे। और प्लस एक J का बैंड हो जाएगा, तो 3 बैंड हो गए। IgD और IgE की स्टोरी तो IgG जैसी ही सेम है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि आप जब SDS पेज में रन करोगे इन एंटीबॉडीज को, तो इस तरीके से बैंड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इनका रोल और फंक्शन देख लेते हैं कि इन एंटीबॉडी का बेसिकली क्या फंक्शन होता है। तो अगर आप IgG को देखोगे तो ये एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। अब ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मैं क्यों बोल रही हूँ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो जो एंटीबॉडी बाद में बनेगी वो होगी IgG। यानी सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है, IgM, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। यानी अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ने अटैक किया तो सबसे पहले आपकी बॉडी में IgM एंटीबॉडी बनती है। उसके बाद जब आपका उस बॉडी अटैक के मोड में आ जाती है, यानी कि अब अच्छे से डिफेंस करने लग जाती है, तब आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए IgG एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। अब ये जो IgG है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस, इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि IgG एंटीबॉडी ही है जो मदर से फीटस में ट्रांसफर हो सकती है, मदर से बेबी में जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब IgA में है वो आपका क्या होता है, सिक्रीशन, यानी जो पैथोजन सिक्रीशन वाले पार्ट में आएंगे, बॉडी के फ्लूइड वाले पार्ट में आएंगे, तो वहां पर ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा। यानी जो भी म्यूकस वाला पार्ट है, म्यूकोसल इम्यूनिटी है, उसके लिए IgA रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। IgM जैसे कि ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है और पहली एंटीबॉडी है जो
फीटस या जो बेबी प्रोड्यूस करता है, यानी जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है वो हो जाती है IgM एंटीबॉडी, ठीक है। अब IgD क्या होता है, ये आपका बी सेल के सरफेस में प्रेजेंट होती है। IgE एंटीबॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, और ये बेसोफिल और मास्ट सेल से भी बाइंड होती है, ठीक है। अब देखिए इनका फंक्शन क्या हो जाएगा। ये तो हमने इनके प्राइमरी रोल की बात कर ली। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो जो IgA है इसका फंक्शन होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देना, ये आपको पता है। दूसरा ADCC यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन में इसका रोल होता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में इसका रोल होता है, ठीक है। IgA डिफेंस प्रोवाइड करता है आपका म्यूकोसल सरफेस में, वहां पे एंटीजन की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करता है। IgM का रोल होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये बी सेल के सरफेस में प्रेजेंट होती है, ऑप्सोनाइजेशन करता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। IgD जो है वो आपका बी सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। IgE जो होता है ये क्या करता है, बेसोफिल और मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए चीजें आगे बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करवाता है, ठीक है। तो ये सारे रोल हो गए IgG के, क्लियर है। तो ये हो गई अपनी पांचों की पांचों एंटीबॉडी। अब इन एंटीबॉडी के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए रखे हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम्स हो तो वहां पे आपको काफी यूजफुल होगा, ठीक है। जैसे कि IgM जो है, IgM पेंटामर है, ठीक है। ये पहली एंटीबॉडी है जो नियोनेट्स यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है वो होती है IgM, ठीक है। और जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उस केस में भी जो सबसे पहले एंटीबॉडी एक्शन में आती है, बनती है, वो होती है IgM। इसीलिए इसको बोलते हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए IgM काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो अपना IgG है, IgE और IgD, ये तीनों एंटीबॉडी हमेशा मोनोमर में ही प्रेजेंट होंगी, यानी एक ही यूनिट होगी इनकी, ठीक है। लेकिन IgA जो है वो कमाल का है। कमाल का कैसे है, क्योंकि IgA आपका मोनोमर भी हो सकता है, डाइमर भी हो सकता है, ये ट्राइमर भी हो सकता है और टेट्रामर भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग की क्या नीड है। IgM आपका मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, बी सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकता है। जब ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा तो ये मोनोमर होगा, और जब ये सिक्रीटेड फॉर्म में होगा यानी मेम्ब्रेन से निकल गया तब ये पेंटामर बन जाएगा, ठीक है। एग्लूटिनेशन और ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन जो है वो IgM और IgE दोनों ही करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से IgM करता है, और इसका रीजन ये है कि इसके पास पेंटामर स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सीरम का कॉन्सेंट्रेशन देखूं मैं, ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि ये सारी की सारी एंटीबॉडी आपके सीरम में पाई जाएंगी, दूसरी लोकेशन भी है, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज के लिए, लेकिन ये सारी की सारी एंटीबॉडी सीरम में पाई जाएंगे। तो सीरम में यहाँ पे मैंने अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा सीरम में IgG1 एंटीबॉडी होगी, फिर G2 उससे कम, फिर उससे भी कम G3 एंड सबसे कम G4, IgG4। मैंने आपको बताया ना IgG के हम सब क्लासेस कर सकते हैं IG1, 2, 3 एंड 4 में। तो अगर IgG की सब क्लासेस को मैं अरेंज करूं कि सीरम में उनका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन IgG1 का होता है, ठीक है, और लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में IgG4 प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर का, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि IgG और IgM कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम IgG की बात करें तो उसमें भी सब क्लासेस हैं। तो उन सब क्लासेस में IgG3 जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर है, मतलब बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। उसके बाद IgG1 करता है, और G2 बहुत ही कम करता है, और G4 करता ही नहीं, ठीक है। तो G3 आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मोस्ट इफेक्टिवली ये करता है, फिर G1 उससे कम, G2 और भी कम, एंड G4 करता ही नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा गया कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर कौन से एंटीबॉडी, तो आप बोल दोगे IgG और IgM, ठीक है। उन दोनों में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बोल दोगे कि IgM ज्यादा अच्छा है, लेकिन
अगर सिर्फ IgG की बात करें कि आप बताइए IgG की सब क्लासेस में बताइए, तो फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है IgE। IgE हमने देखा है कि एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसके साथ साथ ये एंटी पैरासिटिक डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो मैंने बोला कि हमारे पास जो है वो एंटीबॉडी सीरम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में mg/ml के फॉर्म में या फिर परसेंटेज के फॉर्म में, आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन बोल दो या परसेंटेज बोल दो, ऐसी एंटीबॉडी जो सबसे ज्यादा सीरम में पाई जाती है वो होती है IgG1। क्या होती है? IgG1। और सबसे लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ऐसी एंटीबॉडी जो सबसे कम अमाउंट में सीरम में होगी, बहुत ही कम नंबर में होगी, चाहे आप परसेंटेज के फॉर्म में बोल दो या कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, वो होती है IgG एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, सॉरी, IgE एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखा है कि देखिए ये IgG का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से मोनोमर होता है, ये आपको हैवी चेन हो गया और ये आपका लाइट चेन हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब ये IgD का स्ट्रक्चर है, ये IgE का स्ट्रक्चर है और तीनों के तीनों मोनोमर में प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब IgA का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डाइमर के फॉर्म में दिखाया है, जहां पर ये एक J चेन है, ठीक है। और J चेन के अलावा इसके पास S चेन भी होती है, ठीक है, बात करते हैं उसकी भी। IgM जो है वो आपको पेंटामर फॉर्म में दिखाया, देखिए ये पेंटामर है, देख पा रहे हो आप, ये क्या है? पेंटामर है। और इसी पेंटामर में मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि ये आपका एपिटोप बाइंडिंग साइट है, मतलब यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग होता है। तो देखिए एक मोनोमर पे अगर 2 बाइंड हो रहा है तो ये 5 है, तो कितने बाइंड होंगे? टोटल 10 एपिटोप साइट होती है IgM के पास, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए IgA एंटीबॉडी जो है, इसका ये J चेन हो गया, ये लाइट चेन हो गया, ये हैवी चेन हो गया, और ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, ये पोर्शन कौन सा है? ये इसको बोलते हैं सिक्रेटरी चेन, ठीक है, सिक्रेटरी चेन, ठीक है। तो इसीलिए SGS पेज में इसके 4 बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग एंटीबॉडी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको एज अ रिवीजन कंसिडर करिए और ये आपके काफी यूजफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट के साथ डील करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।